नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज से हम आपदा प्रबंधन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पर्यावरण का टॉपिक खत्म हो चुका है। बहुत अच्छे से हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी आपदाएं हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, मानव जनित आपदाएं होती हैं। प्रमुख आपदाओं की अगर हम बात करें तो आपका भूकंप होता है, बाढ़ है, चक्रवात है, सूखा पड़ता है, हिमस्खलन या भूस्खलन होता है। बहुत जगहों पर जहां इंडस्ट्रीज लगी हैं वहां पर रासायनिक दुर्घटनाएं भी होती हैं। सुनामी की घटना भी देखी गई है भारत में। बादल भी फटते हैं, बिजली भी गिरती है, भगदड़ भी होती है जहां कहीं पर भी धार्मिक आयोजन होता है, और वनों में वनाग्नि की समस्या देखी गई है। इन सभी आपदाओं के बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। जैसे यह आपदा क्यों आती है, इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, इससे संबंधित सरकार की क्या योजनाएं आई हैं, उनके समाधान के बारे में हम बात करेंगे, तथा इनका प्रबंधन कैसे करते हैं, और जो भी संबंधित करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा होगा उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेखपाल की कंप्लीट तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। हमारे एप्लीकेशन ओलंपिक स्टडी को आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको बेस्ट कंटेंट अफोर्डेबल फीस में दिया जा रहा है। इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया है। कंप्लीट रिसर्च बेस्ड कंटेंट पीडीएफ वीडियो टेस्ट सीरीज आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जा रही है। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले कि आपदा क्या होती है। तो पहले हम आपदा के डेफिनेशन को समझते हैं कि आपदा कहते किसे हैं। आपदा दोस्तों, आपदा के माध्यम से मानव जीवन का नुकसान होता है, संपत्तियों का नुकसान होता है, जैसे उनके घर होते हैं या कहीं पे वो बिजनेस कर रहे होते हैं, ऑफिस होती है, संपत्तियों का नुकसान होता है, पर्यावरण का भी नुकसान होता है, और हमारे जो अर्थव्यवस्था है देश की या परिवार की अर्थव्यवस्था है उसको भी गंभीर रूप से क्षति पहुंचती है। और ऐसा आंकड़ा सामने आया है कि भारत में हर साल पूरे भारत की जीडीपी का 2% नुकसान होता है आपदाओं के माध्यम से। तो यह एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2% ऑफ जीडीपी का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। हर साल आपदाओं के माध्यम से पूरे जीडीपी का 2% भारत में नुकसान होता है। एक टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है, गैर पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा। ये क्या है? जैसे आपको पता होगा कि पहले के टाइम में जैसे वर्ल्ड वार हुआ था, वहां पर एक देश दूसरे देश पर अटैक किए थे, सैनिक कार्रवाई हुई थी, ठीक है, लूटपाट मचा था। इसके बाद में अगर हम और पहले जाएं तो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो एक दूसरे के टेरिटरी में अटैक करते थे, सैनिक कार्रवाई होती थी, देशों को लूट लिया जाता था। तो ये सब क्या है? ये सब सैन्य कार्रवाई है। सैन्य कार्रवाई होती थी पहले के टाइम में। इनको हम लोग बोलते हैं पारंपरिक अवधारणा। ठीक है, ये पारंपरिक अवधारणा थी। लेकिन आजकल जो कार्रवाई होती है, आजकल जो आपदाएं आती हैं, एक तो प्राकृतिक आपदा हो गई जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, ये तो प्राकृतिक आपदाएं हो गई। लेकिन कुछ आपदाएं मानव के द्वारा भी कराई जाती हैं या लाई जाती हैं, जैसे पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, और भी कई सारी मानव गतिविधियों के माध्यम से, रासायनिक इंडस्ट्री जो होती है वहां से केमिकल कभी कभी कुछ दुर्घटना घट जाती है वहां पर, या भगदड़ वगैरह होती है। ये सब क्या है? ये सब मानव जनित आपदाएं हैं। या आजकल जो तकनीकी कारणों से आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने जब वेनेजुएला पर अटैक किया तो साइबर अटैक किया। साइबर अटैक में क्या होता है? पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। किसी देश की लाइट चली जाएगी, किसी देश में इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब तकनीकी कारकों से उत्पन्न हो रहा है। तो आजकल की जो आपदाएं हैं ये गैर पारंपरिक सुरक्षा अवधारणा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, पारंपरिक में क्या था? सैनिक कार्रवाई होती थी। लेकिन जो सीधे सैन्य आक्रमण से नहीं बल्कि प्राकृतिक, मानव जनित या तकनीकी कारकों से उत्पन्न होते हैं, वो गैर पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपदा आने का कारण क्या है, क्यों आपदाएं आती हैं। तो अगर हम भारत के विषय में बात करें, भारत के भौगोलिक क्षेत्र जो है यहाँ भारत का, ये काफी बड़ा महत्व रखता है कारण के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं भौगोलिक कारण, भारत का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है जहां पर आपदा आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। देखिए, भारत में 58% क्षेत्र ऐसे हैं जो भूकंप संभावित है।
इसके बाद में 12% क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां पर बाढ़ आ सकती है। 75% तटवर्तीय क्षेत्र ऐसे हैं, 75% जहां पर चक्रवात आने की संभावना है। इसके बाद में 68% सूखा क्षेत्र संभावित क्षेत्र है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 58% पे भूकंप रोज आता है, 12% पे बाढ़ रोज आता है, 75% तटीय क्षेत्रों में रोज चक्रवात आता है, या 68% पूरे भारत का सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ऐसा नहीं है, ये संभावित क्षेत्र है, भविष्य में कभी ना कभी इसमें ये घटनाएं घट सकती हैं। 58% क्षेत्रों में भूकंप आ सकता है, 12% क्षेत्रों में बाढ़ आ सकता है, 75% क्षेत्रों में चक्रवात आ सकता है, और 68% क्षेत्रों में भारत में सूखा पड़ सकता है। तो ये संभावित क्षेत्र है। तो भौगोलिक कारण एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आपदाएं देखी गई हैं। इसके बाद में आपको पता होगा कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ है। बहुत ज्यादा उच्च जनसंख्या भारत में है, और जनसंख्या होने से, डेवलपमेंट वगैरह होने से शहरीकरण बढ़ता है। इसमें भी क्या होता है, आपदाएं आने की संभावना होती है। जब शहर बनते हैं तो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है तो जंगलों को काट दिया जाता है। ठीक है, भूमियों पे कई सारे काम किए जाते हैं जो कि भूस्खलन वगैरह को बढ़ावा देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जनसांख्यिकीय दबाव के अंतर्गत जो आपदाएं आती हैं वो आपदाएं इसके अंतर्गत देखी गई हैं। इसके बाद में जलवायु परिवर्तन होने से भी आपदाओं का जो संभावना है वो बढ़ता है। जैसे मौसमी घटनाओं में वृद्धि, जो मौसमी घटनाएं नेचुरल रूप से होती हैं, अगर वो होती रहे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अनवांटेड रूप से अगर इसमें वृद्धि हो जाए या घटोत्तरी हो जाए तो ये क्या होगा, ये आपदा आने की एक संभावना बन जाएगी। असामान्य वर्षा से, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर अगर 50 से 60 मिलीमीटर वर्षा होती है, अब यहां पर कभी असामान्य वर्षा हो जाए, यानी कि कभी बारिश हुई ही नहीं, या कभी 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई, तो अभी क्या होता है कि जब बारिश नहीं होगी तो वहां पे सूखा पड़ जाएगा, बारिश अधिक हो गई तो वहां पे फिर बाढ़ आ गया। तो ये देखा गया है कि असामान्य वर्षा से भी आपदा आने की संभावना बढ़ जाती है। समुद्र स्तर में वृद्धि, अगर ग्लेशियर पिघलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट में CO2 गैस बढ़ रही है, इन्वायरमेंट हमारा गर्म हो रहा है, इससे क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जो पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहां से जो हिमखंड होते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, वो बर्फ के रूप में वहां पे जमे होते हैं, और जब माहौल गर्म होता है तो वो ग्लेशियर पिघल के नदियों में आते हैं, और नदियों के माध्यम से फिर वो समुद्र में पहुंचते हैं। समुद्रों का जो स्तर है वो ऊपर होता है, तो जब स्तर ऊपर होगा तो आसपास के जो तटीय क्षेत्र होंगे वहां पर बाढ़ आएगा और पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, समुद्र स्तर में वृद्धि होने से भी बाढ़ और चक्रवात आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद में दोस्तों हीट वेव होते हैं, कोल्ड वेव होते हैं, इनसे भी आपदाएं आती रहती हैं। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको इसको समझना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट ये है आपदा के प्रकार। आपदाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो मेनली दो तरह से होती हैं, एक है आपका प्राकृतिक आपदा और दूसरा है आपका मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूकंप हो गया, जो नेचुरल आए, जो प्रकृति के माध्यम से आपदाएं आती हैं जिनमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, वो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। और जो मानव जनित आपदा होती है जिसमें प्रकृति का हस्तक्षेप नहीं होता है, वो मानव जनित आपदा होती है। तो प्राकृतिक आपदा में आपका भूकंप हो गया, बाढ़ है, चक्रवात है, सूखा है, इसके बाद में भूस्खलन है, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन अब इसमें बाढ़ वगैरह देखेंगे तो बाढ़ या फिर जो आता है, जैसे जल स्तर जब समुद्र का ऊंचा होगा तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली कुछ मानव का प्रभाव रहता है। यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं में भी कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मानव जनित आपदा आ जाती है। जैसे भूकंप वगैरह हो गया तो भूकंप में मानव का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन बाढ़ हो गया, जो जलवायु से संबंधित परिवर्तन हो रहा है उसमें मानव का हस्तक्षेप हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे मानव जनित जो डायरेक्ट आपदाएं हैं, उसमें आपका जो औद्योगिक या रासायनिक दुर्घटना होती है, जैसे आपका भोपाल त्रासदी कांड हुआ था, ये सब क्या है, ये सब औद्योगिक या रासायनिक दुर्घटनाओं के अंतर्गत आता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में कभी कभी ये घटनाएं घट जाती हैं, वहां पर भी हजारों लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद में आतंकवाद को भी आपदाओं के अंतर्गत रखा गया है। 9/11 आप लोग देख लीजिए, हजारों लोगों की जान गई थी। इसके बाद में मुंबई में जो अटैक हुआ था उसको भी आप लोग जानते ही हैं। आतंकवाद के अंतर्गत भी जो है लोगों की जान जाती है, संपत्ति का नुकसान होता है। तो यहाँ पर आतंकवाद को भी आपदाओं के कैटेगरी में रखा गया है। साइबर हमला, जैसा कि आपने भी देखा ही, अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, इसमें साइबर अटैक पहले हुआ था।
महामारी का भी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, कोविड-19, ठीक है, जो कि 2-3 साल तक डायरेक्ट रूप से प्रभावित था पूरा माहौल एकदम से। तो ये कोविड-19 महामारी के अंतर्गत जो आपदाएं होती हैं, वो महामारी के अंतर्गत, ये भी मतलब महामारी के अंतर्गत कुछ आपदाएं आती रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है आपका दिया हुआ है आपदा न्यूनीकरण। आपदा न्यूनीकरण का मतलब ये होता है कि आपदा को कम करने के लिए पूर्व निवारक उपाय, यानी कि आपदा आए इससे पहले हम लोग कुछ पूर्व निवारक उपाय अपना लें, जिससे आपदा अगर आती है तो उससे हम निपट पाए। जैसे अगर हम पता करें कि भाई यहाँ पर जोखिम मूल्यांकन क्या है, जैसे किसी क्षेत्र में अगर आपदा आती है तो वहां पर कितने का नुकसान होगा, कितने लोग मर सकते हैं, इन चीजों का अगर हम जोखिम मूल्यांकन कर लें तो हम वहां पर प्रिपेयर रहेंगे पहले से। इसके बाद में हम बात करें संरचनात्मक सुधार की, तो जैसे अगर भूकंप वगैरह आता है और हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो अगर हम बिल्डिंग भूकंप रोधी बनाते हैं तो भूकंप आने से बिल्डिंग गिरेगा नहीं, ठीक है। इसी तरह से जो भी हम डैम बनाए, जो भी बिल्डिंग बनाए, जो भी कार्य करें, उसमें हम आपदाओं को ध्यान में रखते हुए उनका हम निर्माण करें, तो इसी को बोलते हैं संरचनात्मक सुधार, ठीक है। तो जोखिम मूल्यांकन, संरचनात्मक सुधार के माध्यम से हम आपदा का न्यूनीकरण कर सकते हैं, यानी कि आपदा को हम कम कर सकते हैं। आपदा आने से हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आपदा के माध्यम से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम लोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में आपदा प्रबंधन के चरण कौन कौन से हैं, किन किन चरणों में आपदा प्रबंधन को टैकल किया जाता है। तो भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको एनपीडीएम 2009 है, इसके तहत 3 चरणों में आपदाओं के प्रबंधन को डिवाइड किया है। यहां पर आप देख सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, तो इसकी चर्चा आपके सिलेबस में इस टॉपिक को दिया है, तो इसकी चर्चा हम लोग अगले टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एनडीएमए क्या होता है, एसडीएमए क्या होता है, डीडीएमए क्या होता है, इन सभी के बारे में हम अगले टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे। यहां पर हमने इनको शामिल नहीं किया है। इसके बाद में नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको भी हम अगले क्लास में ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसके तहत आपदा को 3 चरणों में बांटा गया है। पूर्व आपदा चरण, इसका मतलब है कि आपदा आने के पहले का चरण, ठीक है। आपदा नहीं आई है, इसके पहले हम क्या कर सकते हैं, तो रोकथाम कर सकते हैं, प्रिवेंशन मिटिगेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अभी आपदा आई नहीं है तो हम लोग आपदा आने ना आए इसका हम रोकथाम कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपदा आती है आगे, तो उसके लिए हम पहले प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट पहले आपको पूर्व आपदा चरण के अंतर्गत जानना है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपदा के समय का चरण, यानी कि आपदा अब आ गई है, और यही सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। आपदा आ गई है, ठीक है, बाढ़ आ गया है, भूकंप होने लगा है, तो इसमें रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स में क्या होता है, बचाव एवं राहत कार्य होता है, और राष्ट्रीय आपदा बल प्रतिक्रिया, यानी कि जो एनडीआरएफ है, इनकी भूमिका देखने को आती है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है, इनकी भूमिका बहुत अच्छे लेवल पर जब आपदा आती है तब देखने को मिलता है। यही सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, और भी जो गैर सरकारी संस्थाएं वो भी सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। इसमें बचाव एवं राहत कार्य लोगों को दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चरण यही होता है। इसके बाद में हम बात करें आपदा आने के बाद क्या हो सकता है, तो आपदा आने के बाद लोगों का पुनर्वास और पुनर्निर्माण, जिन चीजों का नुकसान हुआ है, जिन बिल्डिंग्स का, डैम्स का, या कुछ भी अगर नुकसान हुआ है, अस्पताल, स्कूल, तो उनका हम लोग पुनर्निर्माण करेंगे और लोगों को पुनः बसाएंगे। ये होता है पोस्ट डिजास्टर फेज। तो 3 फेज के अंतर्गत जो है, यहाँ पर जो आपका 2005 का एक्ट है, उसको 3 फेज में इसको बांटा गया है, ठीक है, आपदा प्रबंधन के चरण को। इसके बाद में दोस्तों आता है आपका भारत की आपदा नियंत्रण प्रणाली। तो वही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत 3 स्तरों में इसको बांटा गया है। नेशनल स्तर पे, नेशनल स्तर जिसको एनडीएमए बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसकी जो अध्यक्षता है ये प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये एक्ट है या कुछ और बोलते हैं इसको, ठीक है, अभी एक्ट ही समझिए, एक्ट ही होगा, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसमें इसकी अध्यक्षता ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है। यहां पर इसकी अध्यक्षता जो है ये प्रधानमंत्री करते हैं। इसके बाद में राज्य स्तर पर एसडीएमए होता है, इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीडीएमए होता है, इसकी अध्यक्षता डीएम या कलेक्टर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और इनके बारे में हम डिटेल में
अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ, तो इसको डिटेल में पढ़ना है और बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ाया भी अगली क्लास के लिए, ठीक है। एनडीआरएफ वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपदा के समय जो है, जब आपदा रहती है तो उस समय पर ये आपदा प्रतिक्रिया बल होता है जो कि बचाव और राहत कार्य के लिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, जो कि है एनडीएमपी। याद रखिएगा कि ये 2016 का है, ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत भारत की पहली राष्ट्रीय योजना है। ये अगर पूछ लेता है कि भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना कौन सी है, तो सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत, ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत तो ये होगा 2016 वाली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। सेंडाई फ्रेमवर्क दोस्तों जापान में हुआ था, ठीक है, और 2015 में हुआ था, और 2015 से लेकर 2030 तक का इसका चरण डिसाइड किया गया है सेंडाई फ्रेमवर्क का, और इसके अंतर्गत भारत की जो पहली राष्ट्रीय योजना है यह है राष्ट्रीय प्रबंधन योजना 2016, ठीक है। ये अगर पूछता है सेंडाई फ्रेमवर्क किस देश में हुआ था, तो जापान, याद रखिएगा आप सभी लोग, महत्वपूर्ण है। इसके बाद में राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट नीति 2009 बहुखतरा दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी से संबंधित ये जो है राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 है, तो इसकी भी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में ही करने वाले हैं। इसके बाद में अब हम जो प्रमुख रूप से इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है भारत की प्रमुख आपदाओं के बारे में। भारत की प्रमुख आपदाओं को हम यहां पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे नंबर 1 पे आपका है भूकंप, ठीक है। लगभग हम यहाँ पर 12 आपदाओं को पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो अगर लंबा भी होता है, हालांकि ये टोटल 30 पेजेस का पीडीएफ था, जिसको मैंने शॉर्ट में नोट बनाकर इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है ताकि क्लास बोरिंग ना लगे, और महत्वपूर्ण चीजों को ही शामिल किया है, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं उनको शामिल किया है। तो 30 पेजेस का पीडीएफ को मैंने 10 से 12 पेज में खत्म किया है, और सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को खत्म करके आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। इससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो पहला है दोस्तों भूकंप। पृथ्वी की भूपर्पटी में संचित ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से कंपन होता है, उसी को भूकंप कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, पृथ्वी के अंदर संचित ऊर्जाएं जो होती हैं, वो भूपर्पटी यानी कि प्लेट्स जो होती हैं, उन प्लेटों के खिसकाव से ये ऊर्जाएं मुक्त होती है, यानी कि बाहर निकलती हैं, इसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। एक प्रश्न बन सकता है कि इंडिया किस प्लेट पर है, तो आप लोग याद रखिएगा, इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है, और भारत का 98% क्षेत्र भूकंप के दायरे में है, भूकंप संभावित क्षेत्र है, ठीक है। अब भारत में भूकंप का जो जोन है उसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। 5 कैटेगरी में बांटा गया है। 2 से ये कैटेगरी स्टार्ट होती है। कैटेगरी 2 से ये कैटेगरी स्टार्ट होती है। कैटेगरी 1 समझ लीजिए कि आप समझ लीजिए कि वहां पे भूकंप अगर आता है तो पता भी नहीं चलता है। लेकिन कैटेगरी 2 जो होती है, वहां पर निम्न स्तर का भूकंप पता चलता है, और ये क्षेत्र जो है ये 41% क्षेत्र है। और प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो कि जोन 2 में है, ये आपके दक्षिण भारत में है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसको जोन यहां पर लिखा गया है, और ये स्तर लिखा गया है कि यानी कि किस स्तर का भूकंप आया है और कितने क्षेत्र पर, यानी कि भारत में कितने क्षेत्रफल परसेंटेज यहां पर लिखा हुआ है, कितने क्षेत्रफल परसेंटेज पे यह आ सकता है, और प्रमुख क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं। तो जोन 2 की अगर हम बात करें, जोन 1 भूकंप आता है तो पता भी नहीं चलेगा, आप सोए रहेंगे तो आप सोए रह जाएंगे, ऐसे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। तो 2 से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 से आई थिंक दिया भी है। तो 2 से जोन 2 में ये निम्न स्तर का भूकंप होता है, और इससे जो प्रभावित क्षेत्र हैं ये 41% क्षेत्र हैं, और दक्षिण भारत प्रमुख क्षेत्र है इसका। अगर हम बात करें जोन 3 की, तो ये मध्यम स्तर का भूकंप है, और भारत में 30% क्षेत्र इससे प्रभावित हैं, जैसा कि महाराष्ट्र और राजस्थान इसके अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें जोन 4 की, तो ये उच्च स्तर के भूकंप होते हैं, 18% क्षेत्र इससे प्रभावित हैं। दिल्ली, बिहार और उत्तराखंड इसके अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र के रूप में आते हैं। अगर हम बात करें जोन 5 की, तो यह अति उच्च स्तर का भूकंप यहां पर आता है, इससे 11% क्षेत्र प्रभावित हैं। हिमालय, पूर्वोत्तर और कच्छ रीजन जो है इससे प्रभावित है। अब यहां पर जो हिमालय लिखा हुआ है, तो इसके अंतर्गत आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड राज्य हो गए, पूर्वोत्तर भारत हो गए,
एंड अंडमान एंड निकोबार भी अति उच्च भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूरे हिमालयी चाप को, आपको पता है कि हिमालय ऐसे ऐसे फैला हुआ है, पूरे हिमालयी चाप को यानी इस चाप को जो है, चूंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप आने की संभावना है आगे भविष्य में, तो इसको जोन 6 में सुपर क्रिटिकल जोन में रखने की बात चल रही है। अभी रखा नहीं गया है, लेकिन जोन 6 में यानी कि 5 से एक जोन और आगे बढ़ा दिया है, जिसको हम लोग बोलेंगे सुपर क्रिटिकल। इस जोन में इस हिमालयी चाप को रखने का विचार चल रहा है। यहाँ पर 8+ रिक्टर स्केल पर जो है भूकंप आने की संभावना रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे संबंधित सरकारी पहल क्या है। तो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है, जो कि 24x7 टाइम्स के लिए जो है ये निगरानी रखता है, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान क्षेत्र। इसके बाद में भूकंप ऐप है इसके लिए, जो कि रियल टाइम भूकंप सूचना के लिए होता है। कहीं पर भी अगर भूकंप आता है तो रियल टाइम यानी कि इंस्टेंट आपको जानकारी मिल जाएगी, लाइव जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद में अर्थक्वेक्स अर्ली वार्निंग हिमालयी क्षेत्रों में लगाए गए हैं, और नेशनल बिल्डिंग कोड यानी कि भूकंप आने पर जो बिल्डिंग गिरती हैं तो यहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड बनाया गया है, जो भूकंप रोधी बिल्डिंग के डिजाइन के लिए है। ठीक है, तो ये सरकारी पहल है भूकंप को रोकने के लिए। ठीक है, इससे संबंधित दोस्तों और भी कुछ टॉपिक हैं, तो वो जो मैं बता रहा हूँ कि डिटेल PDF है, वहां पर उसको मैं आपको दे दूंगा, उसमें और भी बहुत सारी जानकारियां दी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट है आपका बाढ़। ये नंबर 2 का पॉइंट है, बाढ़, फ्लड बोलते हैं इसको। तो बाढ़ क्या होती है? बाढ़ मानसूनी वर्षा या नदी प्रवाह, कहीं पर अगर जल संग्रहण बहुत ज्यादा है, तटीय तूफान आता है, तथा जल निकासी की अव्यवस्था अगर कहीं पर है तो वहां पर बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। ठीक है, प्रकार की अगर हम बात करें, मतलब बाढ़ कौन कौन से टाइप की हो सकती है, तो नदी आधारित हो सकती है, शहरी बाढ़ हो सकता है, तटीय बाढ़ हो सकता है, बादल फटने से बाढ़ आ सकता है, या हिम के पिघलने से बाढ़ आ सकता है। अगर बात करें बाढ़ जोखिम प्रोफाइल की, यानी कि भारत में कितने क्षेत्रों पर बाढ़ आने की संभावना है, तो भारत के कुल क्षेत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं 3290 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र अगर है, तो उसमें 400 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है भारत के, वो बाढ़ प्रवण क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि आई थिंक 12% क्षेत्र है। अगर हम ऊपर जाकर देखते हैं तो मैंने लिखा हुआ है सारी चीजों को यहाँ पर आप देख सकते हैं 12% क्षेत्र ऐसे हैं जो कि बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, यानी कि 400 लाख हेक्टेयर पर बाढ़ आने की संभावना है। प्रतिवर्ष औसतन 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होता है। अब इन 400 में जहां पे बाढ़ आने की संभावना है, उसमें 75 यानी कि 400 में 75 लाख हेक्टेयर पे प्रतिवर्ष भूमि पर बाढ़ आता है। ठीक है, आता ही आता है, जो कि प्रभावित क्षेत्र है। औसत वार्षिक मानव हानि की अगर हम बात करें, बाढ़ से एक साल में लोग कितने मरते हैं, एवरेज दिया हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर 1600+ मृत्यु जो है ये हर साल बाढ़ से होती है भारत में। औसत वार्षिक आर्थिक क्षति की अगर हम बात करें कि बाढ़ से हर साल कितनी आर्थिक क्षति होती है, तो यहाँ पर 7000 करोड़, बहुत मोटा अमाउंट है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, 7000 करोड़ से अधिक हानि प्रतिवर्ष बाढ़ के माध्यम से होती है। अब बाढ़ प्रवण नदी बेसिन जो है उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, मेघना बेसिन है, अधिकांश बाढ़ यहीं से आते हैं। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, महानदी बेसिन से भी बाढ़ आते रहते हैं, लेकिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन से अधिकांश बाढ़ इन नदियों से आते हैं। अब कुछ डेटा हम लोग उत्तर प्रदेश का भी देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा है। तो यहाँ पर 2025 जो मानसून अभी हुआ है हाल ही में, इसमें राज्य का 24% क्षेत्र प्रभावित हुआ है। ठीक है, राज्य का 24% क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हुआ है। 43 जिले यानी कि 75 जिलों में 43 जिले जो है प्रभावित हुए हैं। 9.5 लाख लोग जो है इसके प्रभाव में रहे, मतलब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में थे। और प्रमुख नदी की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती, गंडक और शारदा है। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि पूरे भारत में, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उसमें संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो उसमें दे देगा कई ऑप्शन, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वी, ऐसे करके। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश आप लोग लगाएंगे मार्क कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बाढ़ संवेदनशील क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और घाघरा और राप्ती नदियों के माध्यम से यहाँ पर सर्वाधिक बाढ़ आते रहते हैं, जिसमें गोरखपुर वगैरह आते हैं। ठीक है,
गोरखपुर में भी बाढ़ की समस्या देखी गई है, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की योजनाएं एवं पहल की अगर हम बात करें यानी कि नोडल एजेंसी, तो वही आपका यूपीएसडीए में आता है, ठीक है, यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। प्रमुख योजनाओं की अगर हम बात करें बाढ़ रिलेटेड, तो यह है उत्तर प्रदेश फ्लड एक्शन प्लान 2023। सभी एजेंसियों को एकीकृत करने की मार्गदर्शिता, यानी कि जितनी भी एजेंसी बाढ़ से संबंधित उत्तर प्रदेश में काम करती हैं उन सभी एजेंसियों का समन्वयीकरण उत्तर प्रदेश फ्लड एक्शन प्लान 2023 के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्लान है फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेल। ये किस लिए है? फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेल ड्रेनेज और तटबंधीय क्षेत्रों के लिए है। तो यहां पर योजना का नाम और इससे संबंधित एक लाइन में प्रमुख काम मैंने लिख दिया है, तो अगर पूछता है तो वो आप लोग कर लीजिएगा। जैसे पूछ ले कि फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेल किस लिए है, तो ड्रेनेज और तटवर्तीय क्षेत्रों के लिए है। यूपी फ्लड एक्शन प्लान 2016 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सभी एजेंसियों हेतु एकीकृत मार्गदर्शिता का काम करती है। इसके बाद में पूछ सकता है कि विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रेस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है, फेज 2 अभी चल रहा है, तो ये विश्व बैंक समर्पित है। तो इस तरह से प्रश्न अगर बनता है आपकी परीक्षा में तो ये सब आप यहाँ पे कर लेंगे। फ्लड हजार्ड एटलस ऑफ उत्तर प्रदेश एक है जो कि सैटेलाइट और जीआईएस आधारित है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पहल है और उनसे संबंधित जो इनका काम है, प्रमुख उद्देश्य है, एक लाइन में मैंने आपको बता दिया है। डिटेल में जाने का कोई मतलब है नहीं। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग याद रखिएगा कि गोरखपुर में भारत का पहला रियल टाइम अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल स्थापित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना सभी लोग। गोरखपुर में भारत का पहला रियल टाइम अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल स्थापित किया गया है। LIDAR आधारित बाढ़ का जो पूर्वानुमान है ये यहां पर लगाया जाएगा। तो चूंकि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में बाढ़ आता रहता है, तो गोरखपुर में ये पहले स्थापित किया गया है और पूरे भारत में ये पहले स्थापित हुआ है रियल टाइम अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल गोरखपुर में, ठीक है। महत्वपूर्ण लाइन है इसलिए बार बार मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। इसके बाद में बात करें हम केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजना है, तो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत जो बाढ़ संबंधित है यह है फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम। याद रखना, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी कि बाढ़ प्रबंधन योजना या प्रोग्राम, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से इसको शुरू किया गया था। तो फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम कौन सी योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था और 522 परियोजनाएं अब तक इसमें आ चुकी हैं या इसके अंतर्गत हैं कह सकते हैं। और कुल लागत की अगर हम बात करें तो 13,238 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। अवधि 2021 से 2026 तक का है और इसमें जो पैसा लगा है इस अवधि के अंतर्गत यानी कि 2021 से 2026 के बीच में ये 7260 करोड़ रुपया इसमें लगा है। और कुल लागत यानी कि टोटल लागत की अगर हम बात करें तो 13,238, ठीक है, इसमें अब तक लग चुका है। एक सेकंड, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आपदा राहत निधि 2025-26 सभी राज्यों को 52,753.60 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये चूंकि केंद्र की है तो सभी राज्यों को जाता है, कुल मिलाकर 52,753.60 करोड़ रुपया सभी राज्यों को दिया गया है। फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम चलाया गया है 2021 से 26। 15वें वित्त आयोग के माध्यम से इसमें जो खर्चा आया था ये 4100 करोड़ का आया था। इसमें जो स्टेट और सेंट्रल का जो वित्तीय अनुपात है ये 60 और 40 का है। 60 आपका केंद्र का है, 40 आपका स्टेट का है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो कि आपको याद रखनी है। इसके बाद में दोस्तों आपका आता है सुनामी, ठीक है। सुनामी आता है, सुनामी को भी समझ लेते हैं। सुनामी क्या होता है, तो सुनामी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है शू जिसकी स्पेलिंग है TSU, सू में टी यहां पर साइलेंट है। इसका मतलब होता है बंदरगाह। परीक्षा में पूछता है, कई बार पूछा भी गया है, सुनामी में सू का क्या मतलब है, तो ये होता है बंदरगाह। और नामी का मतलब नाम नहीं होता है, नामी का मतलब लहर होता है, यानी कि बंदरगाहों पर उठने वाली जो लहरें होती हैं उनको सुनामी कहा जाता है। और सुनामी शब्द कहां से आया है, कहां से लिया गया है, यह भी पूछा गया है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये जापान से लिया गया शब्द है। तो सुनामी के अंतर्गत सबसे प्रमुख चीजें आपको यही याद रखनी है कि सुनामी
में सु जो है ये बंदरगाह को रिप्रेजेंट करता है, और नामी लहर, नामी का मतलब नाम नहीं लहर होता है, और ये जापानी शब्द है। समुद्री तल में अचानक जो है विस्थापन जब होता है, यानी कि समुद्र के अंदर का जो तल है इसमें जब अचानक विस्थापन होता है, यानी कि एक जगह पानी कम हुआ एक जगह ज्यादा हुआ, तो ज्यादा वाला पानी जब इधर का स्पेस लेगा, विस्थापन होता है, तो यहाँ पर लंबी तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होती है। 100 से 500 किलोमीटर रेंज तक की तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होती है, यानी कि बड़े बड़े रेंज में जो है यहाँ पर तरंगे उत्पन्न होती है पानी वाली। तो यही सुनामी होता है। कारण क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो अगर समुद्री भूकंप आया है, समुद्र के नीचे जो सतही क्षेत्र है वहां के प्लेट में अगर भूकंप आया है, या कहीं पर समुद्रों में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, या ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर अगर समुद्र में गिर जाते हैं, तो वहां से भी सुनामी उत्पन्न हो सकता है। अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो इसकी जो लहरें होती हैं, जो स्पीड होती है, वो 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। बड़ी खतरनाक लहरें होती हैं और बड़ी स्पीड से बढ़ती हैं और ऊंचे उठते हुए बढ़ती हैं। समुद्र में इनकी ऊंचाई तो कम होती है, मतलब कह सकते हैं 1-2 मीटर ही होती है, लेकिन जब ये तट पर आती हैं तो 10 से 30 मीटर तक ये ऊंची उठ जाती हैं। अब आप खड़े होकर एक बार अपने ऊपर 10 से 30 मीटर का रेंज ऐसे अनुमान करके देख लो कि समुद्र के तटों पर कितनी ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिलती हैं। लगभग 10 से 30 मीटर तक की लहरें देखने को मिलती हैं। आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। अगर हम बात करें विश्व में सुनामी की, तो पैसिफिक फायर रिंग आप लोग नेट पे देखिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा का पूरा ऐसे बनता है। तो पैसिफिक फायर रिंग में 75% सुनामी आपको देखने को मिलेगा, मतलब सुनामी संभावित क्षेत्र जो है ये पैसिफिक फायर रिंग बोले जाते हैं इनको। इनमें आपका जापान है, इंडोनेशिया है, चिली है, अलास्का है और फिलीपींस है। ये पैसिफिक फायर रिंग के अंतर्गत आते हैं। भारत में अगर हम सुनामी की बात करें तो इसमें आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। इसके बाद में जो पूर्वी तट है यहां पर भी सुनामी आने की संभावना है, लेकिन अच्छा ऐसा नहीं कि पश्चिमी तट पे नहीं आ सकता है, वहां पे भी आ सकता है, लेकिन पूर्वी तट में ज्यादा संभावना है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ये कुछ राज्य हैं जो कि पूर्वी तट पर स्थित हैं। यहाँ पर सुनामी का प्रभाव देखने को मिला भी था। जो पुराना सुनामी आई थिंक 2004 में आया था, तो यहाँ पर सुनामी का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2004 में सुनामी आया था, तो यहीं पर ये प्रभावित क्षेत्र थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई थी। तो 2004 में जो हिंद महासागर की सुनामी आई थी, 26 दिसंबर 2004, याद रखिएगा ये डेट, 26 दिसंबर 2004। पूछ सकता है कि भारत में सुनामी कब आया था। सुमात्रा जोन में 9.1 से 9.3 मेगावाट ही बोलेंगे ना इसको, MW लिखा हुआ तो मेगावाट या जो भी होगा इसको आप लोग समझ लीजिएगा। 9.1 से 9.3 रिक्टर स्केल पर हम बोल देते हैं यहाँ पर, इतना भूकंप आया था और 10,000 लोगों की मृत्यु भारत में हुई थी। तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा मृत्यु देखने को मिला था। सुनामी प्रबंधन प्रणाली, भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित किया गया है इसके लिए 2007 में, याद रखना 2007 में भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित किया गया है। इसकी जो नोडल एजेंसी है इंडियन नेशनल फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसका जो संस्था है वो हैदराबाद में है, ठीक है, और इसको शॉर्ट में इनक्वाइस बोलते हैं, ठीक है, इनक्वाइस। इंडियन नेशनल सेंटर, यहाँ पर नीचे लगा हुआ डैश, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इस सर्विस, इसका जो हेडक्वार्टर है ये हैदराबाद में है, याद रखिएगा इनक्वाइस का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। और भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली 2007 में स्थापित किया गया था। तो ये दो प्रबंधन प्रणाली आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है भूस्खलन, ठीक है, ये आपका चौथा है भूस्खलन, लैंड स्लाइड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लैंड स्लाइड। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चट्टान, मृदा या मलबा जब ढलान से नीचे खिसकता है तब उसको हम लोग भूस्खलन बोलते हैं। भारत में जो हिमालयी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है, या कहीं पर भी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, और 12.6% क्षेत्र भारत के इससे प्रभावित है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चट्टान, मृदा या मलबा जब ढलान से नीचे गिरता है तो इसको भूस्खलन बोलते हैं। अगर हम बात करें इसका प्रमुख कारण क्या है, तो अत्यधिक वर्षा, बहुत ज्यादा जब वर्षा होती है तो मिट्टी गीली होकर नीचे धंसती है। इसके बाद में भूकंप भी इसका प्रमुख कारण है। वनों की कटाई होने से जो मिट्टी का पकड़ होता है
वो कम हो जाता है, इससे भी भूस्खलन होता है। और खनन गतिविधियां यानी कि जब माइनिंग होती है पर्वतीय क्षेत्रों में तो वहां पर भी भूस्खलन गतिविधि आपको देखने को मिलती है। तो भूस्खलन जिसको लैंडस्लाइड बोलते हैं 12.6% प्रभावित क्षेत्र है भारत में। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब चट्टान, मृदा या मलबा ढलान से नीचे गिरता है तो इसको भूस्खलन बोला जाता है। संभावित क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो संवेदनशील क्षेत्र है, इसमें आपका हिमालय क्षेत्र हो गया, पूर्वोत्तर भारत है, पश्चिमी घाट है, नीलगिरी पहाड़ है। और हिमालयी क्षेत्र में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय भूस्खलन सूची, इसको 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसकी जो नोडल एजेंसी है ये जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से ये होता है। और इसका जो उद्देश्य है ये भूस्खलन मानचित्रण है, जहां पर भी भूस्खलन होता है उनको पॉइंट आउट करना और इससे जो जोखिम होगा उसका मूल्यांकन करना, यानी कि जोखिम आकलन। एनडीएमए के अनुसार प्रतिवर्ष 3000 घटनाएं भूस्खलन की होती हैं। ठीक है। नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है जो संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों पर ध्यान देता है। इसके बाद में नेक्स्ट 5th नंबर की जो आपदा है यह है हिमस्खलन, जिसको एवलांचे बोला जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, बर्फ का जो विशाल द्रव्यमान होता है, यानी कि बर्फ खंड आप बोल सकते हो, जैसे उसमें भूखंड होता है ऐसे इसमें बर्फ खंड यानी कि बर्फ का विशाल द्रव्यमान ढलान से जब अचानक गिरता है तो इसको हिमस्खलन बोलते हैं। और 30 डिग्री से 45 डिग्री पर अधिक संभावना बनती है। जब तापमान जो है वो 30 से 45 डिग्री पर बनता है तो वहां पर हिमस्खलन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके कारण की तो यहाँ पर भारी हिमपात होता है जब तापमान में वृद्धि होती है और मानव गतिविधियां जब देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर भूस्खलन होता है। क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र अगर हम बात करें तो पश्चिमी हिमालय इससे प्रभावित है। पश्चिमी हिमालय में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये इसके प्रभावित क्षेत्र, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है अपने यहाँ जहां पर बर्फ ढके रहते हैं वही क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तकनीकी ढांचा की अगर हम बात करें तो डीआरडीओ के अंतर्गत याद रखिएगा स्नो एंड एवलांचे स्टडी सेंटर स्थापित किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि ये किस संस्था के माध्यम से संचालित होता है, तो डीआरडीओ के माध्यम से होता है। स्नो एंड एवलांचे स्टडी जोन ये काम क्या करता है, रिमोट सेंसिंग करता है और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। स्नो एंड एवलांचे स्टडी सेंटर डीआरडीओ के माध्यम से हिमस्खलन को रोकने का एक प्रयास है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में आपका 6 पॉइंट है, 6 नंबर की जो आपदा है ये है क्लाउड बर्स्ट, यानी कि बादल का फटना। ठीक है। अल्प समय में अत्यधिक वर्षा जब होती है, यानी कि समय अगर कम है और उसमें ज्यादा वर्षा हो जाए, यानी कि 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर के बराबर या इससे ज्यादा अगर बारिश होती है तो वहां पर उसको बादल फटना के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। इसमें क्या होता है, सीमित क्षेत्र होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े क्षेत्र में ये होता है, ये पर्टिकुलर किसी सीमित क्षेत्र में होता है। 10-20 किलोमीटर स्क्वायर का अगर किलोमीटर स्क्वायर का अगर रेंज है, यानी कि क्षेत्रफल 10-20 किलोमीटर का है, तो 1 घंटे में अगर उस 10-20 किलोमीटर के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है तो इसको बादल फटना या फिर क्लाउड बर्स्ट बोला जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके कारण की कि क्यों फटता है ये, तो यहाँ पर तीव्र संवहन यानी कि पानी की जो बूंद है इसकी बनने की प्रक्रिया आसमान में, जैसे आपको पता है वाष्प जब ऊपर जाता है तो वाष्प के रूप में क्या होता है, फिर वहां पर जब ऊपर जाता है तो ऊपर ऑटोमेटिक तापमान टेम्परेचर काफी कम है तो वहां पर भाप पानी के रूप में बनने लगता है। तो अगर संवहन बोलते हैं उसको, अगर ये संवहन प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है तो ये भी क्लाउड बर्स्ट का एक कारण बन जाती है। इसके बाद में पर्वतीय स्थलाकृति यानी कि पर्वतों की जो आकृति होती है, पर्वत पर जो पर्वतीय स्थलाकृति जो होती है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है और मानसून की अस्थिरता इसके लिए जिम्मेदार है। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हिमालयी क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, हिमालयी क्षेत्र में ये 3 राज्य ज्यादा प्रभावित हैं क्लाउड बर्स्ट से। अभी उत्तराखंड का कांड आप लोगों ने सुना भी हुआ होगा। ठीक है। केदारनाथ का भी आपने सुना होगा। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हमने सभी के बारे में। यहाँ पर पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्र हैं, इसके बाद में उत्तर पूर्वी भारत में कुछ स्थानीय क्षेत्र हैं जहां पर क्लाउड बर्स्ट आपको देखने को मिलता है। हालिया घटना केदारनाथ 2013 में हुआ था, उत्तराखंड में स्थित है। 2013 में केदारनाथ में बादल फटा था। इसके बाद में अभी 2022 में अमरनाथ जम्मू कश्मीर में बादल फटा है और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना देखी गई है 2023-24 में। ठीक है। अगर हम बात करें इसके प्रबंधन प्रणाली की, नोडल एजेंसी की, तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको IMD बोलते हैं,
इसके बाद में एनडीए में काम करती है, एसडीए में काम करता है, डीडीए में काम करता है। तो ये तो जितने भी आप देख रहे हैं, जितनी भी मैंने आपको अभी तक बाढ़ आपदाएं बताई हैं या आगे जो मैं बताने वाला हूं, उन सब में एनडीए में, एसडीए में, डीडीए में एक्टिव होता है। ठीक है। और जो इसकी नोडल एजेंसी है, ये है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी। ये बाढ़ नियंत्रण वो क्लाउड बस्ट को देखता है। ठीक है। बिजली गिरना यानी कि लाइटनिंग बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि वायुमंडल में एक विद्युत स्थैतनिक घटना होती है, यानी कि वायुमंडल में कुछ विद्युत से संबंधित स्थैतनिक घटना होती है। वो घटना यही है। अब ये घटना जो है क्लाउड टू क्लाउड भी होती है, यानी कि बादल में ही बिजली गिरे और बादल में ही खत्म हो जाए। ठीक है। या फिर क्लाउड टू अर्थ होती है। तो जो क्लाउड टू अर्थ होती है, यानी कि जो बिजली बादल से अर्थ को टच करती है बनके, ठीक है, वो सबसे खतरनाक होती है, सबसे घातक होती है। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सी बिजली गिरना सबसे घातक होता है, क्लाउड टू क्लाउड या क्लाउड टू अर्थ या क्लाउड टू, ऐसे करके और 2-3 दे देगा। तो क्लाउड टू अर्थ जो होता है घटना, ये सबसे घातक होता है, इसमें ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है। जब विद्युत विभव अधिक होता है तो अचानक बिजली डिस्चार्ज होती है, यही आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत इसकी जो प्रक्रिया है, इसमें जो घटना घटती है, आपको बस इतना याद रखना है, इसके फिजिक्स में नहीं जाना है। बाकी आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अगर आपको फिजिक्स देखनी है इसके पीछे, या जो भी घटना घटती है। जब विद्युत विभव अधिक होता है, एग्जाम में अगर पूछता है ऐसे 2-3 लाइन में कर दे देता है कुछ, तो आपको ऐसे याद रखना है कि विद्युत विभव अधिक होता है तो अचानक बिजली डिस्चार्ज होती है, इसी कारण जो है यहाँ पर लाइट गिरती है या बिजली गिरती है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके प्रभावित क्षेत्र की, तो उत्तर प्रदेश होता है, बिहार है, झारखंड है, या फिर एमपी और उड़ीसा राज्य है, जहां पर बिजली गिरने की समस्या देखी गई है। बिजली का निर्माण किन बादल में होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये स्पेलिंग याद रखिएगा, ठीक है, बड़ा टफ स्पेलिंग है। कोम्यूलोनिम्बस, कोम्यूलोनिम्बस। ठीक है। इन बादलों में बिजली निर्माण ज्यादा देखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रबंधन की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन ये दामिनी ऐप याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है। बिजली गिरने से संबंधित है। दामिनी ऐप रियल टाइम चेतावनी देता है, लाइटनिंग डिटेक्शन नेटवर्क इसके अंतर्गत है, और ये जो है रियल टाइम चेतावनी देता है। तो दामिनी ऐप हो सकता है किस से संबंधित है, किस आपदा से संबंधित है, तो बिजली गिरने से संबंधित है। बस इतना आपको याद रखना है इसके अंतर्गत। इसके बाद में आपका 8वां जो आपदा है, ये है चक्रवात। चक्रवात एक तीव्र निम्न दाब प्रणाली है जिसमें वायु ऑटो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। केंद्र यहां पर शांत होता है और चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो विनाशकारी होता है। तो 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो ये याद रखना है कि यह तीव्र निम्न दाब प्रणाली है। एग्जाम में इस तरह से कुछ अगर आता है घुमाव के, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि चक्रवात एक तीव्र और निम्न दाब प्रणाली है। वहां पे उच्च दाब प्रणाली, उच्च से निम्न, निम्न से उच्च, या उच्च से उच्च, ऐसे करके कंफ्यूज करेगा आपको। तो आपको बस इतना याद रखना है कि तीव्र, आगे तीव्र लगा देना, तीव्र निम्न दाब प्रणाली है। और चक्रवात जब आता है तो वो घड़ी की दिशा में न चल के उल्टा नाचता है, ऐसे ऐसे करके उठता है बहुत तेजी से, ऐसे करके। ठीक है। तो यहाँ पर जब चक्रवात उठता है तो एंटी क्लॉकवाइज उठता है। यहाँ जो सेंटर होता है, इनका जो सेंटर पॉइंट होता है, ये शांत होता है। सेंटर पॉइंट शांत होता है, लेकिन जो आसपास का क्षेत्र है ये विनाशकारी होता है, और घर, मकान, लोगों या जो भी चीजें हैं उनको उड़ा ले जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चक्रवात हो गया, और ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। और चक्रवात का जो नाम है, ये विभिन्न देशों में इसको कई नाम से बुलाते हैं, इसको भी जरूरी है जानना, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। जैसे इंडिया में इसको साइक्लोन बोलते हैं, हिंदी में चक्रवात बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद में जो चक्रवात सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं, ये हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी कि महासागरों में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहां पर चक्रवात ज्यादा देखने को मिला है। ठीक है। बनने की शर्त अगर हम बात करें कि चक्रवात बनने की शर्त क्या है, तो समुद्री सतह तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या कम होता है, इस कंडीशन पर चक्रवात बनता है। और पर्याप्त कॉरियोलिस फोर्सेस, यानी कि भूमध्य रेखा से दूर, ये 2 कंडीशन है, बस आपको इतना याद रखना है कि कॉरियोलिस फोर्सेस होती हैं वो पर्याप्त होनी चाहिए, और समुद्री सतह का जो टेम्परेचर है ये 26.5 डिग्री के बराबर या ऊपर होना चाहिए, और भूमध्य रेखा से दूर अक्सर ये बनती हैं जो कॉरियोलिस फोर्सेस होती हैं। ठीक है। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जो हमारा पीडीएफ है डिटेल वाला, उसमें 30 पेजेस में सारी चीजें दी हुई है, तो हम बस महत्वपूर्ण चीजों को आपको बता रहे हैं।
ठीक है, ताकि आप बस याद कर पाएं, और अगर आप लोग शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो इस शॉर्ट नोट को आप खुद अपनी कॉपी पे लिख पाएं। बाकी पेड पीडीएफ वालों को तो पीडीएफ में दे दे रहा हूं, ठीक है। समुद्री सतह का तापमान 26.5, और जो कॉरलियोसिस फोर्सेज हैं ये भूमध्य रेखा से दूर बननी चाहिए, ये इसके बनने की शर्त है। तो एग्जाम में पूछता है अगर टफ प्रश्न के अंतर्गत तो ये पूछ सकता है, ठीक है। आगे जो नामकरण है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। अटलांटिक क्षेत्रों में इसको हरिकेन बोलते हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र में पश्चिमी प्रशांत में इसको टाइफून बोलते हैं, हिंद महासागर में इसको साइक्लोन बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं, और इंडिया में इसको साइक्लोन बोलते हैं। हिंद महासागर यानी कि साइक्लोन, ठीक है, चक्रवात हो गया। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, हरिकेन वगैरह पूछता रहता है। भारत में अगर चक्रवात बेसिन की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा चक्रवात देखने को मिलता है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बहुत ज्यादा देखने को पाया है, 80% चक्रवात बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है। अरब सागर क्षेत्रों में 20% चक्रवात देखने को मिलता है। प्रभावित क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, ये इसके प्रभावित क्षेत्र हैं। प्रभाव में क्या होता है, तेज हवाएं चलती हैं, भारी बारिश होता है, बिजली का संचार होता है, ठीक है। चक्रवात के प्रभाव क्या है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं ऐसे घूम के गोल गोल, भारी बारिश होती है, और इसके बाद में बिजली भी गिरती है कभी कभी, ठीक है। और भारत में चक्रवात से सर्वाधिक मृत्यु का कारण स्टॉर्म सर्ज है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत में चक्रवात से सर्वाधिक मृत्यु का कारण स्टॉर्म सर्ज है, यानी कि समुद्री तट पर जल का चढ़ जाना, ठीक है। स्टॉर्म सर्ज किससे संबंधित है, तो यह भी पूछता है कि किससे संबंधित है, तो समुद्री तट पर जल का चढ़ जाना। और भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात से जो मृत्यु का कारण है वो भी आपका स्टॉर्म सर्ज है। सरकारी पहल की अगर हम बात करें तो साइक्लोन वार्निंग डिसएमिनेशन सिस्टम इसके लिए स्थापित किया गया है, और नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेशन प्रोजेक्ट इसके लिए स्थापित किया गया है। चक्रवात की जो आंख होती है, यानी कि मेन पॉइंट चक्रवात की आंख, तो न्यूनतम दाब, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके लिए इसको मैंने फैक्ट में शामिल किया है। और सर्वाधिक चक्रवात भारत में कहां पर आते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में आते हैं। ये दो लाइन भी आप लोग याद रखिएगा, चक्रवात की आंख न्यूनतम दाब को बोलते हैं, और सर्वाधिक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है। तो चक्रवात से संबंधित जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें इनमें शामिल कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में है आपका सूखा, यानी कि ड्रॉट, धीमी गति से विकसित होने वाली एक आपदा है, यानी कि सूखा अचानक नहीं पड़ती है। चक्रवात है अचानक आ गया, लेकिन सूखा धीरे धीरे पड़ता है, बारिश नहीं हुई, ठीक है, लंबे समय तक बारिश नहीं हुई तो क्षेत्र धीरे धीरे सूखने लगा, इसी को सूखा बोलते हैं। धीमी गति से विकसित होने वाली एक आपदा है, इसमें लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, जल और कृषि आजीविका संकट उत्पन्न हो जाता है। मेन समस्या जल की होती है, पीने के लिए पानी नहीं बचता है, चाहे वो भूजल की बात हो, चाहे वो ऊपर नदी क्षेत्रों की बात हो, और कृषि पर आजीविका संकट उत्पन्न हो जाता है। जो लोग कृषि पर निर्भर हैं, जब बारिश होगी नहीं तो कृषि की पैदावार नहीं होगी, तो उनके लिए आजीविका संकट उत्पन्न हो जाता है, खाने पीने के लिए भी दिक्कत उत्पन्न हो जाता है। मौसमी सूखा ये एक प्रमुख प्रकार है सूखे का, और भी कई सारे प्रकार हैं लेकिन मौसमी सूखा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, इसमें मध्यम सूखा और गंभीर सूखा दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। मध्यम सूखा में जो बारिश होती है ये 26 से 50% बारिश अगर हो रही है, यानी कि 26 से 50% तक की अगर बारिश की कमी है या बारिश नहीं हो रही है तो उसको मध्यम सूखा बोलते हैं। और गंभीर सूखा में अगर 50% से अधिक बारिश नहीं हो रही है, यानी कि पानी की कमी हो रही है, 50% से अधिक वर्षा की कमी हो रही है, तो उसको गंभीर सूखा के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो ये मौसमी सूखा जो है सूखा का प्रकार है। कुछ इंपॉर्टेंट लगा मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर दिया, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी कई टाइप है वो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद में प्रभावित क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत में 68% सूखा संवेदनशील क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, विदर्भ क्षेत्र इसका, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां पर सूखा देखने को मिला है। तो 68% ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सरकारी पहल की अगर हम बात करें, जो प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं इनमें आपका जो है पीएम फसल बीमा योजना हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया। अब इन योजनाओं को हम जब ग्रामीण समाज पढ़ा रहे होंगे या ग्रामीण समाज का जो पीडीएफ है योजनाओं का, उसमें इन सभी योजनाओं को डिटेल में करा दिया जाएगा, इसलिए हम इन योजनाओं को डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर पीएम फसल बीमा योजना, जल जीवन मिशन योजना,
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना या मनरेगा, राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण उन्मूलन कार्यक्रम, ये सारी योजनाएं जो हैं ग्रामीण परिवेश के पीडीएफ में आपको दे दी जाएंगी। समाधान में माइक्रो इरिगेशन है, फसल विविधीकरण है और जल संचयन है। ठीक है, इसके बाद में वनाग्नि है, जंगल की आग। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा के साथ में इसको आपको पढ़ना है, और इसका जो करंट डेटा है इसको मैं इन्वायरमेंट सेक्शन में पीडीएफ के माध्यम से आपको दे दूंगा। मैंने यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया है, जो चीज़ें आपको बस जाननी है वही शामिल किया है। इससे संबंधित जो करंट डेटा है वो आपको याद रखना है। ठीक है, कि जैसे जंगल की आग कितने प्रकार की होती है, किन क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में जंगल की आग लगने का जो अभी स्टेटस है, करंट स्टेटस है वो क्या है, किन किन क्षेत्रों में जंगल की आग लगती है, भारत में क्या स्टेटस है, करंट डेटा के साथ में इसको भी, इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। आप ये समझिए कि जंगल और वन संपदा में जब अनियंत्रित आग फैलती है, यानी कि अनियंत्रित आग जब वन संपदा में या जंगलों में, जिनको हम कंट्रोल ना कर सके, ऐसी आग को जब आग फैलती है तो उसको वनाग्नि बोला जाता है। और ये प्राकृतिक और मानव जनित दोनों हो सकता है। प्राकृतिक में क्या होता है, एक छोटा सा मैं आपको कारण बता दूं। जैसे कहीं पे बिजली गिर गई, किसी जंगल में किसी पेड़ पे, सूखे पेड़ पे, तो बिजली गिरी, तो वहां पर उस बिजली गिरने से उसमें आग लग गया और पूरे जंगल में आग लग गया। इसके बाद में लकड़ियों के रगड़ने से भी जो है आग लग जाता है कभी कभी। जैसे कोई लकड़ी है लंबे समय से एक दूसरे पर रगड़ाव पड़ रहा है तो वहां पर भी आग लग जाती है। ये सब प्राकृतिक कारण है। और जो ज्यादा जंगल की आग लगती है वो मानव जनित होती है। इंसानों के द्वारा सबसे ज्यादा आग लगाया जाता है। जैसे कोई जंगल में गया, गांजा सिगरेट फूंक रहा है, सिगरेट जला के माचिस की तीली फेंक दी, नहीं बुझाई, तीली फेंकते ही पत्ती पे आग लगा, पत्ती से फिर पेड़ों पे आग लगा और आग फैल गया। तो अधिकांश भारत में जो घटनाएं देखने को मिली हैं वो बेवकूफों की वजह से देखने को मिली है, यानी कि नशेड़ियों की वजह से देखने को मिली है, यानी कि मानव जनित। ठीक है, मौसम पैटर्न, जो आग लगने का पैटर्न है वो जो देखा गया है, ये नवंबर से जून तक ये प्राकृतिक पैटर्न है। ठीक है, और मौसम भी इसमें सहायक होता है। पतझड़ का मौसम होता है, पेड़ सूखे होते हैं तो आग लग जाती है। ठीक है, नवंबर से जून तक, अप्रैल से मई तक। इसके बाद में जो आग लगने के 3 कारण है, जो ऊपर, अगर ये 3 कारण है तभी आग लगेगा, अदरवाइज आग लगेगा भी नहीं। जैसे ईंधन होना चाहिए, जो कि पेड़ खुद एक ईंधन है। ठीक है, ऑक्सीजन होना चाहिए, जंगलों में ऑक्सीजन की कमी होती नहीं है। और ये सबसे महत्वपूर्ण यही जो कारण है, ताप का स्रोत। अगर ताप का स्रोत नहीं है तो आग नहीं लगेगा। अब ताप का स्रोत जैसा कि मैंने आपको बताया प्राकृतिक और मानव जनित दोनों हो सकता है। क्राउन फायर एक शब्द देखने को मिलता है। ये क्या होता है, जब पेड़ टू पेड़ आग फैलती है। जैसे ये पेड़ है, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे बिजली गिरी, यहाँ पेड़ पे आग लग गया। ठीक है, यहाँ से उठ के धीरे धीरे यहाँ पहुंच गया अगर आग, और यहाँ से तो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यानी कि पेड़ों के क्राउन से अगले क्राउन तक पहुंच रहा है ऐसे करके आग, तो इसको क्राउन फायर बोलते हैं। जब वनाग्नि पेड़ों की ऊपरी आवरण के माध्यम से फैलती है तो उसको क्राउन फायर बोला जाता है। बाकी और भी कई टाइप होते हैं, उनको जो आपका इन्वायरमेंट सेक्शन है वहां पर पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा इसका। ठीक है, डिटेल में वहां पर स्टैटिक और करंट अफेयर डेटा के साथ में उसको आप लोग वहां पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में 11 नंबर का जो आपदा है ये है भगदड़, स्टैम्पेड बोलते हैं इसको। किसी स्थान की क्षमता से अधिक लोग जब इकट्ठा कहीं पर हो जाते हैं तो वहां पर भगदड़ मच जाती है। जैसे कोई हॉल है, उसकी कैपेसिटी 500 लोगों की है। ठीक है, अब वहां पर 1500 लोग इकट्ठे हो गए, तर के ऊपर बैठे हुए हैं, एक दूसरे को दबा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसी घटना हो जाए, जैसे कोई अफवाह फैल जाए कि भैया हॉल में बम लगा है। ठीक है, अब जब बम लगेगा तो जो 2 गेट होंगे, एग्जिट गेट होंगे, उसी से लोग निकलेंगे। तो ये क्या है, भीड़ एक ही दिशा में भागने लगेगी, ऐसे ऐसे करके भागने लगेगी। अब यहाँ से जो है वो भी यहाँ जाने का प्रयास कर रहा है, यहाँ जो है वो भी, मतलब एक ही दिशा में जब भीड़ भागने लगती है और क्षमता से अधिक भीड़ होती है, जैसे 500 लोग अगर यहाँ पर होते तो आराम से निकल जाते, दिक्कत नहीं होता। अब 500 की जगह पे जब 1500 लोग हैं तो एक दूसरे को कूटते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या होती है, भीड़ एक ही दिशा में आगे बढ़ने लगती है। और ये अधिकांश धार्मिक आयोजनों में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग देखते नहीं है। अभी इलाहाबाद में जो महाकुंभ हुआ है उसमें भी आपने देखा होगा, लोग नहाने गए, ठंडी पड़ रही थी, लोग गए इलाहाबाद नहाने, वहां पर क्या हुआ, भगदड़ मच गया। वहां पे भी संख्या डेटा सामने पूर्ण रूप से आ नहीं पाया है, लेकिन बताते हैं कि सैकड़ों लोग मरे थे, हो सकता है कि हजारों लोग मरे हों। गवर्नमेंट का डेटा है, वो उन पे उनका कंट्रोल है, कुछ भी वो लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी जगहों से बचना चाहिए। कहीं पे भी अगर धार्मिक आयोजन हो रहा है या कोई भी भीड़ भाड़ वाला अगर देख रहे हो आपकी यहाँ पे माहौल गर्म हो रहा है, लोग ज्यादा आ रहे हैं और कैपेसिटी कम है,
तो आपको वहां से निकल लेना चाहिए। या ऐसे ही आप इसको महसूस कर सकते हो, जैसे अगर कोई हॉल है 500 की कैपेसिटी है और वहां पर ऑक्सीजन की कमी आपको लग रही है कि भाई सांस फूल रहा है, ठीक है, तो ये एक संकेत है कि शायद यहाँ पर ज्यादा लोग उपस्थित हो गए हैं या कमरे में ऑक्सीजन की कमी है। जैसे कमरे में ही अगर कोई एसी वगैरह चलाते हो या अभी ठंडी का टाइम चल रहा है, आप ब्लोअर चला लो तो कुछ ही देर में आपकी सांस फूलने लगती है, ये संकेत है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो हमको बचना चाहिए, जहां पर भी भीड़ भाड़ हो हमें नहीं जाना चाहिए। क्या जरूरत है कि भीड़ में जाके नहा लिया जाए, आप बाद में भी नहा सकते हो। क्या जरूरत है कि हम लोग जाके धार्मिक आयोजनों में कूद ही पड़े। आस्था अपनी जगह पर है और आयोजन में पार्टिसिपेट करना अपनी जगह पर है, ठीक है। भगवान को आप अपने घर पे भी मना सकते हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखिए भगदड़ की अगर हम बात करें, एक फिस्ट मॉडल आया है, ये बहुत जरूरी है, फिस्ट मॉडल, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। फिस्ट में एफ फॉर होता है फोर्स, ठीक है, एफ मींस फोर्स है, और आई फिर है इंफॉर्मेशन, और एस का मतलब है स्पेस, और टाइम का मतलब है टाइम, टी फॉर टाइम, ठीक है। तो ये फिस्ट मॉडल किसने दिया था, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। फिस्ट मॉडल किसने दिया था, तो इसको दिया था फ्रोइन ने, ठीक है, FRUIN, फ्रोइन ने इसको दिया था। ये क्या है, ये भीड़ के व्यवहार और भगदड़ के कारण को रीड करती है, ठीक है। अब यहाँ पर भगदड़ का जो एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, ये महाकुंभ का मेला है, और एक आई थिंक कोई आयोजन हुआ था, कोई ओम साई करके से कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट अभी, वहां पर भी भगदड़ मची थी, सैकड़ों लोग मरे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिस्ट मॉडल किसने दिया था, फ्रोइन ने दिया था, भगदड़ से संबंधित है, ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि फिस्ट मॉडल किस आपदा से संबंधित है, तो वहां पर दे देगा वनाग्नि से संबंधित है, भगदड़ से संबंधित है, या कोई और ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग भगदड़ लगा लीजिएगा। फुल फॉर्म डालता है अगर, तो फोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस टाइम, इसका फुल फॉर्म। इसके बाद में आज की ये लास्ट आपदा है जो कि है औद्योगिक आपदा, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर। गुजरात फैक्ट्री कांड आपको याद होगा, 2015 अभी जल्दी न्यूज आई थी, ठीक है। ये भी क्या है, ये एक औद्योगिक आपदा है, गुजरात फैक्ट्री आग कांड, भोपाल त्रासदी। यहां से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो प्रश्न पूछा गया है उसको मैंने लिख दिया है। पहला प्रश्न पूछता है कि भोपाल त्रासदी कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1984 को, ठीक है, 1984 को ये कांड हुआ था। इसके बाद में पूछता है कि किस प्लांट में, वो कौन सी कंपनी या किस चीज का प्लांट था, तो यूनियन कार्बाइड का प्लांट था, ठीक है, किसका प्लांट था, यूनियन कार्बाइड का प्लांट था। फिर पूछता है कि कौन सी गैस लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी भोपाल त्रासदी कांड में। ये सबसे कई बार पूछा गया ये, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है गैस भोपाल गैस त्रासदी कांड में लीक हुई थी, 2660 लोग मरे थे, 1984 में ये हुआ था, यूनियन कार्बाइड प्लांट था। इसके बाद में 2024 का डेटा है, ठाणे रासायनिक इकाई में विस्फोट हुआ था, और 2009 का ये डेटा है, कोरबा चिमनी, ठीक है, कोरबा चिमनी, यहाँ पे पता लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी है उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये प्राकृतिक आपदाएं जो भारत में प्रमुख रूप से हैं, और इनका जो प्रमुख डेटा है, फैक्ट है, और हर एक टॉपिक को हमने यहाँ पर कम समय में समेटते हुए आपको दे दिया है। इससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं जाना है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग टेस्ट सीरीज में कवर कर लेंगे। लेखपाल की तैयारी अगर आप लोग अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, कंप्लीट कंटेंट को अध्ययन करना चाहते हैं, समग्र अध्ययन चाहते हैं, तो आप सभी लोग ओलंपिक स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।